चैप्टर चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी कि जो आधारभूत सिद्धांत है। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो भी आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर होगा, लेकिन ये जो है ये जनरल हमारे प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है। किसने दिए हैं ये? हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल ने दिए हैं और जनरल इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट के अंदर दिए गए हैं। अपनी बुक थी इसकी एक, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और प्रबंध के 14 प्रिंसिपल्स को इसने एक्सप्लेन किया है। अब इसने बताया कि प्रिंसिपल और एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो आधारभूत सत्य है और कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कल एग्जांपल दिया था आपको कि कारण क्या था कि हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया, हमने काम को बांट दिया छोटे छोटे भागों में और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए दे दिया, तो वो अपने कार्य को, अब इसका परिणाम क्या होगा कि वो अपने काम को अच्छे से कर पाएगा। तो कारण और परिणाम में संबंध बताते हैं ये सिद्धांत। और तत्व जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, वो इसके कार्यों की ओर संकेत करते हैं। तो फ्योल ने दो बातों पर जोर दिया है। पहला, प्रबंध के सिद्धांतों की सूची बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिद्धांत तो बना दिए 20, 40, 50 और उसमें कोई उसका जो परिणाम है वो निकल के आ नहीं रहा। तो क्या है, लिस्ट छोटी होनी चाहिए। मीन्स सिद्धांत भले ही कम हो लेकिन उनसे अच्छी सजेशन मिलनी चाहिए, उनके परिणाम मिलने चाहिए, उनके रिजल्ट आने चाहिए। तो ये बताया उसने। और दूसरा, उसने प्रबंध के सिद्धांत कठोर नहीं बल्कि लचीले होने चाहिए। कल बार बार हम डिस्कस कर रहे थे इस टॉपिक पर कि हमारे जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं। इसका क्या अर्थ है कि उसमें एक तो होता है स्टेबल और एक होता है फ्लेक्सिबल। तो स्टेबल वो जो जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, और फ्लेक्सिबल क्या होता है जिसमें हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, उसको चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो अब ये जो प्रबंध के सिद्धांत हैं ये कठोर नहीं होने चाहिए बल्कि लचीले होने चाहिए। जो हमारी साइंस है जिसको विज्ञान कहते हो, विज्ञान के जो सिद्धांत है वो कठोरता से लागू होते हैं, उनमें बदलाव नहीं होता। जो ये पहले थे आज भी वो सिद्धांत ऐसे ही हैं और आने वाले भविष्य में भी वे सिद्धांत ऐसे ही रहेंगे। यानी वो सिद्धांत कैसे हैं? कठोर है, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो कैसे हैं? फ्लेक्सिबल है, लचीले हैं, उनमें बदलाव किया जा सकता है, जैसी सिचुएशन होगी उसमें परिवर्तन कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत को जो संबंध है वो व्यक्तियों के साथ है, और व्यक्तियों का व्यवहार कैसा है? परिवर्तनशील है, तो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ता है। तो उसके अनुसार हमारे जो प्रबंध के सिद्धांत है उनमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। और जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस ऑपरेट करता है, अपने आप को चलाता है, यदि उस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो उसके उसमें भी क्या होगा? प्रबंध के सिद्धांतों को हमें बदलना पड़ेगा और परिवर्तन किया जा सकता है। तो जो हेनरी फ्योल ने सिद्धांत बताए हैं 14 प्रिंसिपल्स, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल्स में सबसे पहला जो प्रिंसिपल है हमारा, डिवीजन ऑफ वर्क। ये आपको मैं बता चुकी हूँ पहले भी। डिवीजन ऑफ वर्क का अर्थ क्या होता है? कार्य का विभाजन, कार्य का बंटवारा कर देना, बड़े काम को छोटे छोटे भागों में बांट देना और प्रत्येक छोटे हिस्से को प्रत्येक अलग अलग व्यक्तियों को देना उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार। ठीक है, एक पूरा जो कार्य है वो एक व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए, वो उसको कार्य को बहुत अच्छे प्रकार से नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए तो इसमें आपको समझ आ जाएगा। एक व्यक्ति छोटे हिस्से के को बार बार करेगा उस काम को, तो वो उसका क्या बन जाएगा? एक्सपर्ट बन जाएगा उसमें। और उसमें क्या हमें प्राप्त होगा? स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण के लाभ मिलेंगे। एक व्यक्ति जब कोई काम को पहली बार करता है तो इतने अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन वो दूसरी, तीसरी, चौथी और 10वीं, 15वीं, 20वीं बार करता है तो उसके कार्य में क्या आ जाती है? निखार आ जाता है। वो कार्य को बहुत बढ़िया तरीके से करना शुरू कर देता है। तो ये क्या होती है? स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क के कारण हमें क्या मिलती है? स्पेशलाइजेशन के लाभ मिलते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसने, मैंने गाड़ी का एग्जाम्पल आपको दिया था, यहाँ पर इसने फर्नीचर का लिया है कि एक फर्नीचर का निर्माता जो है, मैन्युफैक्चरर है, और इसको ऑर्डर मिला कि 100 लेक्चर स्टैंड बनाने हैं इसने। अब इसके पास 5 व्यक्ति है, 5 कारीगर हैं जो इस लेक्चर स्टैंड को बनाने का काम करेंगे। अब इसके पास दो तरीके हैं कि अपने काम को पूरा करे। पहला, प्रत्येक कारीगर को ये 20 लेक्चर स्टैंड तैयार करने के लिए दे दे कि 20-20 तैयार कर दो और 5 जने मिलकर
जो है 100 जो लेक्चर स्टैंड है वो तैयार हो जाएंगे। या ये क्या कर सकता है, दूसरा तरीका क्या है, जैसे लेक्चर स्टैंड की जो लेग्स होती है, टांगे होती हैं, उनको एक एक काम में बांट दिया, ऊपर का जो टॉप का बोर्ड होता है वो दूसरा काम बना दिया इसने, सेंटर का जो है वो तीसरा, असेंबलिंग यानी इसको इकट्ठा करके जोड़ना ये नेक्स्ट काम है, और फिर इसकी पॉलिशिंग करके फिनिशिंग दे देना है इसको, ये नेक्स्ट काम है। अब ये क्या करता है, 100 लेक्चर स्टैंड के लिए एक ही कारीगर पूरे दिन काम करे, या फिर क्या करे, जो इसने काम को बांट दिया कि लेग्स बनाने का काम है, टॉप बोर्ड बनाने का काम है, सेंटर सपोर्ट बनाने का काम है, असेंबलिंग का काम है, पॉलिशिंग का काम है, क्या किया कि जितने 5 व्यक्ति इसके पास है, एक को तो सिर्फ लेग्स बनाने का काम दे दिया, एक को कहा कि आप टॉप बोर्ड बनाइए, और थर्ड को इसने कहा कि सेंटर सपोर्ट आपने बनाना है, फोर्थ व्यक्ति को इसने असेंबलिंग का काम दिया, और फिफ्थ जो था उसको इसने क्या दे दिया, पॉलिशिंग का काम दिया। तो पांचों को काम तो देखो दिया गया है। फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि 20 लेक्चर स्टैंड एक व्यक्ति बनाएगा, जिसमें कि उसको क्या क्या करना होगा, लेग्स भी बनानी पड़ेगी, सेंटर सपोर्ट भी बनाना पड़ेगा, पॉलिशिंग भी करनी पड़ेगी एक व्यक्ति को। दूसरे मेथड में क्या है, एक व्यक्ति को सिर्फ लेग्स बनानी है, पूरे 100 लेक्चर स्टैंड के लिए वो लेग्स ही बनाएगा, दूसरा व्यक्ति टॉप बोर्ड ही बनाएगा, तीसरा व्यक्ति जो है वो सेंटर सपोर्ट ही बनाएगा। तो ये इसमें दिया हुआ है। तो ये अब ये फेओल जो है, दूसरा जो मेथड ये अपना रहा है वही कार्य विभाजन है, वही डिवीजन ऑफ वर्क है। तो श्रम विभाजन का सिद्धांत केवल श्रमिक पर वर्ग पर लागू नहीं होता, बल्कि ये प्रबंधकों पर, मैनेजर के ऊपर भी ये लागू होता है। जैसे एक मैनेजर को एक विभाग की यानी एक डिपार्टमेंट की एक जैसी क्रियाओं को लगातार करना पड़ेगा, तो वो भी अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो ये सबके ऊपर ये डिवीजन ऑफ वर्क का काम लागू होता है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है जो कहता है कि काम को बांट दो, और छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर प्रत्येक हिस्सा प्रत्येक अलग अलग व्यक्तियों को दो जिसमें जिस व्यक्ति की रुचि है। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स आप देख सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स और वायलेटिंग इफेक्ट्स, तो आप इसमें देखेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। इसमें कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, विशिष्टीकरण ये बता चुकी हूँ मैं आपको। सेकंड आ जाता है जो हमारा प्रिंसिपल वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार और उत्तरदायित्व जो है वो साथ साथ चलते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए देते हैं, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर देते हैं कि आप इस काम को करेंगे, तो उसके साथ साथ उसको राइट्स भी दिए जाने चाहिए, उसको अधिकार भी मिलने चाहिए। केवल आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे, उसको कार्य करने के लिए राइट्स ना दिए जाए, तो हम उसको जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। उसको आप जिम्मेवार उत्तरदायी ठहराना चाहते हैं, तो उसके पास उस काम को करने के अधिकार भी होने चाहिए। अधिकार नहीं है तो वो कार्य करने के लिए जिम्मेवार नहीं है। अब एक एग्जांपल दिया है इसने, एक कंपनी के मुख्य सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने सेल्स मैनेजर के सामने बिक्री लक्ष्य को दुगना रख दिया। जैसे मान लीजिए 1 लाख की सेल हो रही थी, तो उसने सेल्स मैनेजर को क्या कहा कि आपको नेक्स्ट टाइम जो सेल है उसको डबल करना है, यानी कि 2 लाख की करना है। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब उस सेल्स मैनेजर को राइट्स भी देने होंगे, ठीक है, कि आप अपने जितनी आपको जरूरत हो आप अपने साथ व्यक्तियों को लगा सकते हो। एडवर्टाइजमेंट आप जैसे मर्जी करना चाहो तो आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। जो भी आपको तरीका लगता है कि सेल डबल हो जाएगी तो आप वो कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, सीईओ ने सेल्स मैनेजर को क्या दे दिए, राइट्स दे दिए। ठीक है, अगर ये राइट्स ना, अब जब राइट्स दे दिए तो अब अगर सेल्स मैनेजर सेल्स को डबल नहीं कर पाता है, नहीं बढ़ा पाता है, तो सेल्स मैनेजर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जिम्मेवारी होगी इसकी। अब लक्ष्य पूरा ना होने पर प्रबंधक को उत्तरदायी, अगर अधिकार दिए हैं तो उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, और उसको राइट्स नहीं दे रखे तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा काम के लिए। इसके भी पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट्स आपको दिए हुए हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, ये लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक है, कर्मचारियों के कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, क्योंकि उनको राइट्स देने का मतलब, अब सेल्स मैनेजर को ये राइट मिल गया कि वो अपने अंडर किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए लगा सकता है, तो कॉन्फिडेंट हो जाएगा वो कि हाँ मुझे तो कुछ मेरी भी कोई वैल्यू है और मैं इस काम को अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा इससे, और लक्ष्य तो प्राप्त होता ही होता है।
इसके बाद इसके वॉलेटिंग इफेक्ट्स में आवश्यकता से अधिक अधिकार होने पर अधिकारों के गलत प्रयोग का डर रहता है। लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई, अगर आवश्यकता से कम अधिकार होंगे तो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। वांछित परिणाम प्राप्त न होने पर अधीनस्थों की उत्तरदेयता निश्चित न कर पाना और कर्मचारियों के साहस में कमी। तो इसके आप पढ़ लेना वॉलेटिंग इफेक्ट्स। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड प्रिंसिपल हमारा डिसिप्लिन, अनुशासन। किसी भी कार्य को हम सक्सेसफुली एफिशिएंटली कब कर पाते हैं, जब अनुशासन हो। ठीक है, अनुशासन से अभिप्राय होता है ओबीडियंस यानी आज्ञाकारिता, अधिकारों के प्रति श्रद्धा और निर्धारित नियमों का पालन करने से है। ठीक है, जैसे हम स्कूल में भी कह देते हैं कि बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है, यानी कि स्कूल का एक नियम है कि भाई हमें क्लास में बिल्कुल सिंसियरली बैठना है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनना है, सारे टॉपिक्स को करना है और इधर उधर फालतू में नहीं घूमना। बड़े सारे रूल हैं कि जिनका पालन बच्चों को करना पड़ता है। लेकिन अगर उनका पालन कर रहे हैं बच्चे तो क्या कहा जाएगा कि डिसिप्लिन है, और अगर उनका पालन नहीं किया जा रहा, जो नियम बने हुए हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा, तो क्या कहा जाएगा कि अनुशासन नहीं है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो अधिकारी है, अधिकार है उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए, जो आपको कहा जा रहा है वो मानना चाहिए, नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है खुद ही अनुशासन का पालन करते हैं, लेकिन कई बार अगर वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको दंड दिया जाता है, पनिशमेंट देकर उनसे जो डिसिप्लिन है वो स्थापित करवाया जाता है। जैसे क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं तो टीचर आके उनको पिटाई करेगा या उनको डांटेगा या जैसे भी करके उनको वो शांत करेगा, क्लास में एक साइलेंस हो, ऐसा प्रयास वो करता है। तो यहाँ पर क्या किया उसने, दंड देकर अनुशासन का पालन करवाया। अब एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि एक एम्प्लॉय है और पूरी क्षमता से मैं काम करूंगा ऐसा वायदा उसने कर रखा है और वो वायदे को तोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, आज्ञाकारिता का उल्लंघन हो गया। जैसा उसने कहा था वो वैसा नहीं कर रहा है। इसी प्रकार एक सेल्स मैनेजर को राइट है कि वो उधार में बिक्री कर सकता है, लेकिन वह ये फैसिलिटी वो आम ग्राहकों को ना देकर अपने रिलेटिव्स को दे दे, अपने फ्रेंड्स को दे दे, तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो ये अधिकारों के प्रति श्रद्धा नहीं है उसकी, जो उसको राइट्स दिए गए हैं उनको उनका वो उल्लंघन कर रहा है, श्रद्धा नहीं है उसकी, जैसा करना चाहिए था वो वैसा नहीं कर रहा है। इसके भी आप पॉजिटिव एंड वॉलेटिंग इफेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आदेश की एकता। आदेश की एकता का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। ठीक है, और वो कर्मचारी जिससे उसको आदेश मिला है उसी के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे एक व्यक्ति को आदेश देने वाले अगर कई अधिकारी हो जाएं तो उस व्यक्ति को समझ नहीं आएगा कि वो किस अधिकारी के आदेश को माने और किसके आदेश को ना माने। यही क्या है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है कि भाई एक व्यक्ति से आदेश मिलेंगे तो एम्प्लॉय जो है वो अपने काम को अच्छे से कर पाएगा। अब एक से अधिक अधिकारी अगर आदेश दे रहे होंगे और कर्मचारी तो एक टाइम पर एक ही अधिकारी के आदेश को फॉलो कर पाएगा, तो अब उनमें ईगो आ जाएगी, जो अधिकारी हैं दोनों उनमें ईगो आ जाएगी कि एम्प्लॉय ने इसका काम क्यों किया पहले, मेरे कार्य को क्यों नहीं किया। तो इसके चलते क्या होगा, उनमें झगड़े की संभावना और कार्य कुशलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आप डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में बताया हुआ है। जो राइट अप्रोच क्या है वो क्या कहती है, M1, ये M1 क्या है, अथॉरिटी यानी अधिकारी है, और इसके अंडर काम करने वाले S1, S2, S3 तीन एम्प्लॉइज हैं। तो ये राइट अप्रोच है कि एम्प्लॉय जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको जो ऑर्डर मिल रहा है वो किससे, कमांड मिल रही है वो किससे मिल रही है, एक ही अधिकारी से। रॉन्ग अप्रोच क्या है, दो अधिकारी हैं, अब दोनों अधिकारी M1 एंड M2 ये S1 को भी आदेश देते हैं, S2 को भी दे रहे हैं और S3 को भी दे रहे हैं। अब ये S1 जो है ये कंफ्यूज है कि मैं M1 के आदेश को पहले मानूं या M2 के आदेश को पहले मानूं। सेम S2 और S3 की भी यही पोजीशन है, इन्हें भी कंफ्यूजन है कि अब हम किसके आदेश को माने। M1 के आदेश को मानेंगे तो M2 नाराज हो जाएगा, ठीक है, और M2 के मानेंगे तो M1, तो इनमें आपस में M1 और M2 में भी झगड़ा हो जाएगा, जिससे कि इनको जो S1, S2 और S3 को आदेश मिलने चाहिए थे टाइमली वो नहीं मिल पाएंगे और जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसको देख लेंगे।
इसके पॉजिटिव और वॉलेटिंग इफेक्ट्स आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पहला, इससे पहले वाला सिद्धांत क्या था? आदेश की एकता। और अब जो सिद्धांत है वो क्या है? निर्देश की एकता। तो अब निर्देश की एकता क्या होती है कि क्रियाओं के प्रत्येक समूह के लिए, एक समूह है कुछ क्रियाओं का, उन क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? समान है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अध्यक्ष जो है वो एक ही होना चाहिए, योजना जो है, प्लानिंग जो है वो भी एक ही होनी चाहिए। वन हेड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। तो जिन क्रियाओं का उद्देश्य समान है उनके लिए एक ही अध्यक्ष हो और एक ही योजना हो। तो ये हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब जैसे उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल कंपनी स्कूटर व कार दो प्रोडक्ट्स बना रही है, तो उसमें दो डिवीजन होंगे। जो एक डिवीजन क्या करेगी? केवल स्कूटर का मैन्युफैक्चरिंग करेगी और दूसरी जो है वो कार की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। दोनों जो प्रोडक्ट हैं दोनों के अपने अपनी मार्केट होगी, अपनी अपनी समस्याएं होंगी और उनके लक्ष्य भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। दोनों विभागों को अपनी अपनी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। तो इस कहने का मतलब ये है कि जो स्कूटर डिवीजन है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज की जाएंगी उसके लिए प्लानिंग अलग से होनी चाहिए। कार डिवीजन जो है उसमें एक्टिविटी जो होंगी वो अलग होंगी, तो उसकी भी जो है एक्टिविटीज अलग से होनी चाहिए, उनके लिए अलग से प्लान होना चाहिए। स्कूटर और कार दोनों के लिए एक प्लानिंग काम नहीं करेगी। स्कूटर डिवीजन की प्लानिंग अलग करनी होगी, कार डिवीजन की प्लानिंग अलग से करनी होगी। तो ये है। और इनका जो स्कूटर डिवीजन का जो अध्यक्ष होगा वो एक ही होगा, कार डिवीजन का अलग होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों डिवीजन के एक ही अध्यक्ष हो, ऐसे फिर बात नहीं बनेगी। अध्यक्ष जो है वो कंफ्यूज रहेगा कि स्कूटर डिवीजन पे ज्यादा ध्यान दूं या कार वाली जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है उस पे ज्यादा ध्यान दूं। तो स्कूटर डिवीजन के लिए अलग अध्यक्ष, कार डिवीजन के लिए अलग से अध्यक्ष, स्कूटर डिवीजन की प्लानिंग अलग से होगी और कार डिवीजन की प्लानिंग भी क्या होगी? अलग से होगी। तो ये इसका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब दोनों एक जैसे लगते हैं देखने में कि यूनिटी ऑफ कमांड और यानी आदेश की एकता और निर्देश की एकता, हमें लगता है कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों क्या है? अलग अलग है। आदेश की एकता क्या कहता है कि कर्मचारी को आदेश देने वाला एक टाइम पर एक ही व्यक्ति होना चाहिए। और निर्देश की एकता क्या कहता है कि समान उद्देश्यों वाली सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाला एक व्यक्ति। जैसे स्कूटर और कार डिवीजन का हमने एग्जांपल लिया कि स्कूटर बनाने वाले डिवीजन की क्रियाओं पर कंट्रोल करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स आप इसके देख लेंगे, डिफरेंस दिया हुआ है दोनों में। अब अगला सिद्धांत हमारा है व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन। देखिए, जितने भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होते हैं सबके अपने अपने हित होते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो ये कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूं, उसका अपना पर्सनल हित इसी में है ना कि वो ज्यादा प्रोडक्शन करे। जो परचेज डिपार्टमेंट है उसका अपना इंटरेस्ट किस में है कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा मैं परचेज करूं। लेकिन जो सामान्य हित है वो क्या है कि संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके उद्देश्य को पूरा करना। तो संगठन के उद्देश्य के लिए ही सारे डिपार्टमेंट बने, सारी क्रियाएं की जा रही हैं। तो व्यक्तिगत हित किसके अधीन होना चाहिए? सामान्य हित। सामान्य हित कौन सा होता है? ऑर्गेनाइजेशन का लाभ कमाने का जो उद्देश्य है, सेल्स को इंक्रीज करने का जो ऑब्जेक्टिव है, तो वो सामान्य हित है। और सामान्य हित को पूरा करने के लिए ही सारी क्रियाएं की जाती है। तो महत्व या इंपॉर्टेंस किसको दिया जाना चाहिए? सामान्य हित को, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट या जनरल इंटरेस्ट, सॉरी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। तो अपने व्यक्तिगत हित को दूसरे नंबर पे रखा जाए, संगठन का जो सामान्य हित है उसको पहले नंबर पर रखना चाहिए। जैसे एग्जांपल दिया कि एक प्रबंधक को कोई निर्णय लेने से व्यक्तिगत रूप से हानि हो रही है, पर्सनली उसका कोई लॉस है उस चीज में, और लेकिन संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को काफी प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो जो संस्था के लाभ को प्राथमिकता देते हुए निर्णय इसको लेना चाहिए, उसको वो निर्णय ले लेना चाहिए। पर्सनली उसको हालांकि हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, बट ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो रहा है? प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो इसलिए उसको निर्णय लेना चाहिए। इसके विपरीत यदि किसी निर्णय से प्रबंधक को व्यक्तिगत लाभ हो और संस्था को भारी हानि हो रही है तो ऐसा निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि बताया
कि जो व्यक्तिगत हित होता है वो सामान्य हित के अधीन होता है। जनरल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का होता है, पर्सनल इंटरेस्ट जैसे मैनेजर का एग्जांपल लिया हमने। अब ये कह रहा है कि एग्जांपल दिया कि जैसे कंपनी के परचेज मैनेजर को 100 टन कच्चा माल परचेज करना है और मार्केट में अन्य सप्लायर्स तो है ही है, साथ में उसका बेटा भी यही काम करता है, तो वो अपने बेटे की फर्म से बाजार भाव से ज्यादा पे खरीद ले कि मेरे बेटे को फायदा हो जाए, लेकिन इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये निर्णय उसको नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने बेटे से उसको कुछ ना कुछ मार्केट रेट से कम पर ले ताकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो, फायदा हो। नेक्स्ट आ जाता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। फेउल क्या कहता है इस बारे में, कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, जिसके कारण एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो, और एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा तो अपने काम को वो अच्छे से करेगा। उसका काम अगर अच्छा है तो मालिक ऑटोमेटिक संतुष्ट रहेगा, मालिक को पता है मेरा फैक्ट्री का काम, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, तो दोनों संतुष्ट है वहां पर। अब पारिश्रमिक जो है वो उचित का क्या पैमाना है, उचित किसको कहते हैं हम, अब उचित तो 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, वो भी उचित। अब एम्प्लॉय कहेगा नहीं मुझे तो इससे भी ज्यादा चाहिए। उचित का पैमाना क्या है कि कितना उसको उचित दिया जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या देखा जाएगा कि अनेक बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें देखने पड़ेंगे, कि जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब जितनी सैलरी किसी एम्प्लॉय को दी जाती है उससे उसका जो खर्चे हैं नॉर्मल रूटीन की लाइफ के वो चलने चाहिए। तो जीवन स्तर के एक लेवल मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ का एक लेवल मेंटेन करने के लिए, लाइफ को एक लेवल पर जीने के लिए जितना खर्चा उसके लिए सफिशिएंट हो वो देखना पड़ेगा। डिमांड ऑफ लेबर, अब लेबर की यदि डिमांड ज्यादा है तो फिर उनको ज्यादा पारिश्रमिक देना पड़ेगा, क्योंकि लेबर की डिमांड ज्यादा होने का मतलब क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रही है अभी हमें लेबर चाहिए और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए। तो अब अगर पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन अच्छी सैलरी, अच्छा अमाउंट उनको देगी तो लेबर उनके पास आ जाएगी, और अगर अच्छा अमाउंट नहीं देगी तो लेबर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास डिमांड में है, वो उनकी ज्यादा मांग है कि भी लेबर चाहिए काम करने के लिए। यदि डिमांड नहीं है, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं और उनकी क्या है, उनको अब क्या दिया जाएगा, उनको पारिश्रमिक कम दिया जाएगा क्योंकि डिमांड नहीं है उनकी। ठीक है, लेबर जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, अभी कोरोना में जैसे जो लेबर है लगभग क्या हुआ, छोड़ छोड़ के शहरों को अपने गाँव में वापस लौट गए। तो जितने भी थोड़े बहुत लोग शहरों में बचे हुए हैं लेबर, तो उनको चाहे ज्यादा पारिश्रमिक, ज्यादा सैलरी देकर जो मालिक है वो बुला रहे हैं कि भी आप हमारा काम कर दो, सैलरी भले ही ज्यादा ले लो, तो डिमांड ज्यादा है उनकी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एबिलिटी, कि किसी कर्मचारी की योग्यता क्या है, एबिलिटी क्या है। तो एबिलिटी यानी कि एक तो है अभी पढ़ा लिखा कर्मचारी है, मैनेजर की पोस्ट पे है, तो उसकी एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, स्किल्स ज्यादा है उसके अंदर। एक है जो मशीनों पे वर्कर काम कर रहा है, एक मजदूर काम करता है, तो उसकी एबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो जो मैनेजर की पोस्ट पर है उसकी सैलरी ऑब्वियसली क्या होगी, एम्प्लॉय से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी एबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो ये सारे एलिमेंट्स को देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि कितनी रेम्यूनरेशन जो है, कितना पारिश्रमिक, कितनी सैलरी ठीक रहेगी। तो कर्मचारी को, एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन सही मिलना चाहिए, तभी वो सेटिस्फाई होगा, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक काम करेगा। तो अब ये इसके अलावा एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करना चाहिए। मोटिवेट करने के लिए मोनेटरी और नॉन मोनेटरी मोटिवेटर्स होते हैं। मोनेटरी मोटिवेटर्स क्या होते हैं कि जैसे आप एम्प्लॉय को कहो कि अगर आप अच्छा काम करोगे ना तो अगले महीने से आपकी सैलरी हम इंक्रीज कर देंगे, तो ये मोनेटरी मोटिवेटर है जहां पैसे दे के आप उसको कह रहे हो। और नॉन मोनेटरी मोटिवेटर का मतलब क्या होता है कि जैसे आप उसको कह दो कि आपकी जो पोस्ट है आपको प्रमोशन दे दी जाएगी अगर आप अच्छे से काम करोगे, तो ये नॉन मोनेटरी में आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा आपका अगले आने वाले चैप्टर्स में मोटिवेशन का, तो वहां हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। अब एग्जांपल लीजिए कि महंगाई जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, एक कंपनी जो है
अच्छे लाभ अर्जित कर रही है तो उसको बिना मांगे ही कर्मचारियों की सैलरी इंक्रीज कर देनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो कर्मचारी अपने आप सेटिस्फाई, उनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि भी हमें सैलरी इंक्रीज कीजिए, उन्होंने, मालिक ने अपने आप ही कर दी, तो कर्मचारी सेटिस्फाई है, वो अपना काम अच्छे से करेगा। और अगर ऐसा नहीं ना किया गया तो कर्मचारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को छोड़कर चला जाएगा। फिर दोबारा से मालिकों को नया एम्प्लॉय अपॉइंट करने के लिए और खर्चे करने पड़ेंगे। तो इन चीजों से बचने के लिए एम्प्लॉय को जो रेम्यूनरेशन है वो कैसा मिलना चाहिए, उचित मिलना चाहिए। अगला हमारा आ जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होते है किसी चीज का केंद्रीयकरण, सेंटर पे सब कुछ वो हो जाना, और विकेंद्रीकरण होता है फैला देना किसी चीज को, डिसेंट्रलाइज कर देना। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या कहा कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जहां पर मैनेजर जो है, जो डिसीजन लेने हैं, उन्होंने जो निर्णय लेने हैं, वो सारे अधिकार वो अपने पास रखे, तो ये क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। अपने से नीचे काम करने वाले एम्प्लॉइज को कोई राइट ना दे, वो सिर्फ अपने पास सारे अधिकार रखे, तो ये क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण, केंद्रित कर लेना, सारे अधिकारों को अपने पास रख लेना। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि भाई जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है उनके राइट्स तो मैनेजर अपने पास रखे, और जो इतने इम्पोर्टेंट काम नहीं है उनसे रेलिवेंट जितने भी राइट्स हैं वो किसको दे दिए जाएं, कर्मचारियों को। मैनेजर के नीचे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको दे दे कि भी आप ये जो नॉर्मल डिसीजन है ये आप ले लो, मैं तो अपना ध्यान जो है वो अपना फोकस किस पे रखूंगा, मेन जो डिसीजन है उनको मैं लूंगा और अदर डिसीजन आप। तो ये क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन सारे अधिकार अपने पास रख लेना मैनेजर के द्वारा, और डिसेंट्रलाइजेशन अधिकारों को फैला देना, यानी कि इंपॉर्टेंट राइट्स अपने पास रखे और अदर को क्या कर दे, उनको दे दे, कर्मचारियों को जिसके अंडर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए उद्देश्य और नीतियां जो निर्धारित की जाती हैं और बिजनेस का जो एक्सटेंशन, विस्तार किया जाता है, ये सारे निर्णय किसके पास सुरक्षित होने चाहिए, अधिकारियों के पास, हाई लेवल की जो अथॉरिटी है उनके पास। और जो कच्चा माल खरीदना है, कर्मचारी को छुट्टी देनी है, ये तो बड़े छोटे छोटे से काम है। तो जो मैनेजर है इन सारे राइट्स को अपने अंडर काम करने वाले व्यक्तियों को दे सकता है। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव वायलेटिंग इफेक्ट्स आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है स्केलर चेन, सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला का सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि भाई जो जैसे एक आप ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, सोपान श्रृंखला, ये फ्यूल की एक सीढ़ी है, सीढ़ी नुमा बना हुआ है ना ये, तो इस फ्यूल की सीढ़ी है, और इसमें ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि ए जो है वो अधिकारी है, उसके अंडर कौन काम करता है, बी, सी, और फिर डी, ई और एफ और जी। इधर से फिर ए के अंडर काम करने वाला एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। तो ये स्केलर चेन होती है। अब इसमें क्या बताया इसने, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि एक चेन के रूप में है। एफ को यदि पी से संपर्क स्थापित करना है, कोई डिस्कशन करना है, कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो एफ जो है वो पी से डायरेक्ट संपर्क स्थापित नहीं कर सकता। एफ को पहले किसके पास जाना होगा, ई के पास अपनी बात पहुंचाने, फिर अपनी बात पहुंचा किसके तक पहुंचा, ई जो है वो डी तक पहुंचाएगा, डी सी तक, सी बी, बी ए को, ए एल को, एल एम को, एम एन को, और एन ओ को, ओ फिर पी तक उसकी बात पहुंचाता है। देखिए कितने सारे व्यक्ति इसके बीच में आ गए। एफ को अपनी बात पी तक पहुंचाने के लिए कितने सारे लोगों तक उसकी बात पहुंची, तब जाके पी तक उसकी बात पहुंच पाई है। 9 पदों का सहारा इसको लेना पड़ा। तो ये इसको हम बोल देते हैं अब ये जो है, अब आप ये देखें इसका नेगेटिव पॉइंट क्या होगा। मान लीजिए सी छुट्टी पर है और पहले दिन, तो एफ ने जो बात पहुंचाई वो सी वाले टेबल पे आके रुक गई। जब सी आएगा तो वो उस फाइल को आगे अप्रूव करके आगे फिर उस बात को वो पहुंचाएगा पी तक। तो अब मान लीजिए पहले दिन सी छुट्टी पे था, दूसरे दिन एल छुट्टी पे हो गया, एन जो है वो 10-15 दिन की छुट्टी पे गया हुआ है, तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो एफ जो है वो अपने से ऊपर वाले अधिकारी की परमिशन लेकर, और पी अपने से ऊपर वाले ओ की परमिशन लेकर, ये दोनों आपस में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ऐसा किस केस में होगा, जहां पर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है,
इंफॉर्मेशन का पी तक बहुत जल्दी पहुंचना जरूरी है, तो ऐसे केस में फिर ये हो सकता है गैंग प्लैंक बोलते हैं, जहां पर एफ जो है पी से डायरेक्ट संपर्क स्थापित कर सकता है। स्केलर चेन में क्या होगा, ये बता दिया आपको, एक चेन है कि ये एफ जो है अपने से ऊपर वाले अधिकारी के पास, फिर ई बी को, डी सी को, तो ये स्केलर चेन कहलाती है। तो ये इस प्रकार से स्केलर चेन का एक सिद्धांत है। इसमें ये कहा कि मीनिंग ऑफ स्केलर चेन क्या होती है, इसका अभिप्राय एक औपचारिक अधिकार रेखा से है जो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधीनस्थ तक एक सीधी रेखा में चलती है। तो ये एक रेखा बनी हुई, सीधी रेखा में ही तो चल रहे हैं अधिकार यहाँ पे। फेयोल का जो ओपिनियन है वो क्या कहता है कि श्रृंखला का सख्ती से पालन किया जाए, प्रत्येक संदेश वाहन को ऊपर, संदेश वाहन का अर्थ क्या होता है, कम्युनिकेशन, जो हमारी पॉलिसीज बनती हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो अधिकारी है ए के पास आएगा सबसे पहले, क्या उद्देश्य हमने प्राप्त करने हैं, ए उसको बी को बताता है, इधर से एल को बताता है, बी फिर सी को बताएगा, एल एम को बताता है। तो इस प्रकार से ये एक चेन के रूप में चल रहा है सारा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज ऊपर से नीचे की तरफ ये बताया जा रहा है, तो कम्युनिकेट किया जा रहा है, संदेश वाहन भेजा जा रहा है। अब यह मुख्य शर्त है कि संदेशवाहन के दौरान सोपान श्रृंखला की किसी कड़ी को या पद को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। तो ये स्केलर चेन क्यों बनी हुई है भाई, जो एफ से ऊपर का अधिकारी कौन है, ई, और पी से ऊपर का अधिकारी कौन है, ओ, तो एफ जो है वो सीधा डी से नहीं मिल सकता। इसमें क्या हो जाएगा, ई की ईगो आ जाएगी, ई कहेगा भी मैं, मुझे कुछ नहीं समझता, ये बीच में मैं इसका अधिकारी हूँ, ये मुझे कुछ नहीं समझ रहा, और एफ जो है वो डायरेक्ट डी के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है, इधर से ओ कहता है भाई पी एन के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है, तो ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। तो ये कह रहे किसी भी पद को अनदेखा नहीं करना चाहिए, सभी पदों से इंफॉर्मेशन होती हुई आगे तक जानी चाहिए। तो ये जो है हमारा, अब इसकी उपयोगिता क्या है, अधिकारों और संदेश वाहन की अधिक स्पष्ट व्यवस्था होने के कारण समस्याओं को अतिशीघ्रता से सुलझाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद गैंग प्लैंक मैंने बता दिया कि अगर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो वहां गैंग प्लैंक का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन वहां भी उस एफ को ई से और पी को ओ से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब ये दोनों आपस में सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इसमें एक ही लाइन आप ढंग से याद कर लें कि हर वस्तु के लिए एक उचित स्थान होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर वस्तु के लिए क्या होना चाहिए, एक जगह निश्चित होनी चाहिए, और हर वस्तु अपने उचित स्थान पर होनी चाहिए। जैसे हम स्कूल का यदि एग्जाम्पल लें तो हमें पता है अभी आर्ट्स की क्लास का ये रूम है, कॉमर्स की क्लास यहाँ बैठती है, 11th या 12th क्लास, और हमारी साइंस की क्लास यहाँ पर, तो एक जगह बना दी निश्चित कि इस स्ट्रीम के लिए यहाँ जगह होगी, और प्रत्येक वस्तु अपने निश्चित स्थान पर होने का मतलब क्या हुआ कि अब निश्चित तो कर दिया कि ये साइंस का रूम है, ये आर्ट्स का है, ये कॉमर्स का है, और कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स वाले रूम में नहीं बैठे हुए, आर्ट्स वाले आर्ट्स में नहीं बैठे, साइंस वाले साइंस रूम में नहीं बैठे हुए, तो इससे क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि हर व्यक्ति के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो तरह के रिसोर्सेज है, भौतिक संसाधन यानी फिजिकल रिसोर्सेज, और दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज, दोनों पर यही बात लागू होती है। तो पहला तो है फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में कि हर वस्तु के लिए एक उचित स्थान होना चाहिए और हर वस्तु अपने स्थान पर भी होनी चाहिए। ऐसे ही फिर ह्यूमन रिसोर्स के लिए हर व्यक्ति के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए और हर व्यक्ति अपने निश्चित स्थान पर होना चाहिए। स्कूल का ही एग्जाम्पल लेकर चले अगर हम, तो भाई प्रिंसिपल मैम के लिए मान लीजिए रूम डिसाइड किया कि ये रूम है, तो स्थान तो हो गया, लेकिन प्रिंसिपल मैम अपने रूम में ना हो तो ये ठीक नहीं होगा। तो स्थान भी निश्चित हो और वो व्यक्ति भी अपने उस निश्चित स्थान पर होना चाहिए। अब ये उदाहरण के लिए किसी भी कारखाने में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ये पता होना चाहिए कि आवश्यकता अगर पड़ती है तो टूल्स या औजार मुझे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि टूल के लिए जगह बनी होगी ना भाई, इस जगह पर मिलेंगे और वो टूल्स वहां पर होने भी चाहिए। तो ये चीज है। सुपरवाइजर की जरूरत पड़ती है तो सुपरवाइजर के लिए कौन सा रूम बना हुआ है, सुपरवाइजर वहां होना भी चाहिए। तो ये इसका एग्जाम्पल है। पॉजिटिव नेगेटिव आप देख लेंगे इसमें। इसके बाद आ जाता है इक्विटी, समता का सिद्धांत।
तो समता का सिद्धांत क्या बताता है कि प्रत्येक प्रबंधक को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ जब वो व्यवहार करता है तो उसको जस्टिस और काइंडनेस का प्रदर्शन करना चाहिए। पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसको समता का व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें बताया किसी भी कर्मचारी के प्रति पक्षपातपूर्ण यानी बायसनेस को ना अपनाए, वो सबके साथ इक्विटी समता का व्यवहार करे। अब समता का व्यवहार का मतलब क्या हुआ? समता का व्यवहार कहता है कि जैसे एक श्रमिक है, एम्प्लॉई है, उसने एक दिन में 10 इकाइयां बनाई और दूसरे श्रमिक ने 8 इकाइयां बनाई, प्रोडक्शन किया, तो दोनों को बराबर मजदूरी दे दी जाए, ये इक्विटी होगी या फिर कुछ और होगी? ये इक्विटी नहीं कहलाएगी। अब जो श्रमिक एक दिन में 10 इकाइयां माल बनाता है उसको ज्यादा मजदूरी मिले, 8 इकाइयां जो बनाता है उसको कम मजदूरी मिले, तब इक्विटी कहलाएगा। इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि दोनों को बराबर मजदूरी दे। तो ये है इक्विटी का सिद्धांत। यहाँ पे इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव आप पढ़े। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल क्या कहता है कि जो कर्मचारी हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में जब उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है तो बहुत लंबी प्रोसीजर फॉलो की जाती है और वो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, बार बार ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं। तो ये स्थायित्व का सिद्धांत होता है कि वो बने रहने चाहिए। बार बार छोड़ के जाएंगे तो इसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, बिजनेस की, मार्केट में इसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी कि भाई यहाँ से तो कर्मचारी, तो कोई भी योग्य व्यक्ति वहां जॉब करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो किसी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और कंपनी का वातावरण उसके लिए हानिकारक है तो वो रुकेंगे नहीं, छोड़कर चले जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो ध्यान रखना चाहिए। फिर इनिशिएटिव, पहल क्षमता। पहल क्षमता क्या होती है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने विचार अगर प्रकट करता है तो उसकी भावनाओं को महत्व दिया जाना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो बार बार अपने उस कार्य को कैसे अच्छे प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इनिशिएटिव यानी कर्मचारी एम्प्लॉइज को मोटिवेट करें कि वो अपने अच्छे अच्छे सजेशन दे कार्य को बढ़िया तरीके से करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स यानी सहयोग की भावना। कर्मचारियों में टीम भावना के विकास का प्रयास करना चाहिए। मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करें तो हमेशा ये कहना चाहिए कि हम ये काम करेंगे और ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा। तो प्रबंधक के इस व्यवहार से टीम में जो अपनेपन का भावना, टीम भावना का संचार इनमें होगा। तो ये सहयोग की भावना का सिद्धांत।